अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो ख़बरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने उलमा कन्वेंशन से ख़िताब किया और दूसरा इमरान खान का मीडिया इंटरेक्शन है दोबारा मशरूत माफ़ी के हवाले से आज मज़ीद उन्होंने वजाहत की है। आर्मी चीफ़ प्राइम मिनिस्टर की तो स्टेटमेंट्स हमारे पास रिकॉर्डेड है, कैमरा के ऊपर वो सुनवाएंगे। जो आर्मी चीफ़ है उनका बयान तहरीरी तौर पर हमारे पास है, जिसमें से कुछ मोटे मोटे नुकात आपको पढ़ के बताऊँगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फ़साद फ़िल अर्द है। अब फ़साद के हवाले से कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, जिसमें सीधा सीधा पहले तो सूरह बकरा से स्टार्ट हो जाता है कि अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। फिर फ़सादियों को अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता। बेशुमार जगह पे इसका आपको ज़िक्र मिल जाएगा, हदीस में भी इसका तज़किरा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि फ़साद ख़त्म करने वालों के लिए तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए। उसके लिए एक आपको कौमी सतह के ऊपर कंसेंसस चाहिए। शायद पूरी पाकिस्तानी कौम में अगर 2-4 ऐसे 6 नुकात हैं ना जिसमें यकसुई मौजूद है, तो उसमें ये नुकता भी है कि ये फ़सादियों की पाकिस्तानी सरज़मीन पर इन ख़ारजियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक जहाँ कमी रह जाती है वो हमारी सरकार के पास कौमी सतह की ऐसे मंसूबों की कमी है कि हमने 25-30 साल के अंदर इस सरज़मीन को इन खारजियों से पाक कैसे करना है। ये एक अफसोसनाक मुकाम है। इन ग्रुपों की ना कभी जगह होनी चाहिए थी। जैश, लश्कर, सिपाह एक कमज़ोर और नाकस हमारे जो फ़ैसला साज थे और वो लोग जो अहम ओहदों पर तैनात थे, जिसमें हमारे फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं, उन्होंने इन ग्रुपों को पहले पाकिस्तानी सरज़मीन पर बनने दिया, फिर इनको मार के धकेला गया ज़रब अज़ब के ज़रिए, तो फिर किसी ने दोबारा आबाद कर लिया। वो आबाद करने वाले भी दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट और सिविल दोनों कसूरवार थे। अब दोबारा ये अलमिया और ये चैलेंज हमारे सामने और हमें इससे निपटना है। तो निपटने के लिए एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि फिर ये सरज़मीन पर रहें नहीं, मुकम्मल इनका सफाया हो जाए। पाक फ़ौज फ़साद फ़िल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। शरीयत ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानता, हम इसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अब ये दोनों लफ्ज़ बुनियादी तौर पर बड़ा ही मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए। जो शरीयत को नहीं मानता उसको भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, और जो आइन नहीं मानता उसको भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। तो फिर आइन तोड़ने के लिए कुछ सज़ाओं का तसव्वुर है। अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद मुल्क वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाए। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा हम है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम इसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ़ और इसके अलावा भी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मौके के ऊपर खिताब किया और 9 मई को उन्होंने कुछ रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि बहुत ही दिल खराश था वो मंज़र। ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। वो आर्मी चीफ़ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसका तज़किरा किया। आज उन्होंने कहा कि 9 मई बहुत दिल खराश था। सुनिए क्या कह रहे हैं। 9 मई का वाक़या आपके सामने है। इससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है, उनका मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, ये सपासलार फौजी अफसरान, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है, ये काबिल अफसोस है। इसमें कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इसमें इत्तेफाक राय होना चाहिए कि सोशल मीडिया को आपको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना, आग लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हमारे माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मीडिया सेल बनाया गया था और उस मीडिया सेल के अंदर काम करने वालों की तरबियत गाह कहाँ थी। मैं उन सारे लोगों का नाम लूँ तो मुझे नोटिस आ जाएगा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बुनियादें हमने ख़ुद खोखली अपनी की हैं। उन लोगों को, यूट्यूबर्स को जिनको बाद में उठाया गया, उनको तरबियत किसने फ़राहम की थी। तो हमें कुछ गलतियों से अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि आर्मी चीफ़ या उसकी फ़ैमिली या फ़ौज के अफसरान या उसकी फ़ैमिली या प्राइम मिनिस्टर या उसकी फ़ैमिली या सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ या उसकी फ़ैमिली या मीडिया के लोग, ख़वातीन एंकर्स जिनके मतलब जो कुछ बोला जाता है उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है। और अगर इस तरह का इंतशार फैलाया जाए कि किसी को इंसाइट किया जाए कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ फ़ौज के लोगों को इंसाइट किया जाए, तो वो मुल्क तोड़ने या मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कोई जवाब नहीं दे सकता इसका कि इसके लिए गुंजाइश मौजूद है। तो इसके लिए सियासी जमातें भी लाहे अमल बनाएँ और हमारे इदारे भी लाहे अमल बनाएँ। लेकिन ये चीज़ डंडे से ज़्यादा हिकमत अमली से दुरुस्त होगी। डंडा तब इस्तेमाल होता है कि सारे ऑन बोर्ड हो और एक छोटा सा फसादी ग्रुप जो है ना, छोटा सा 100 में से 2 लोग हों जो फसाद फैला रहे हो, वहाँ डंडा काम आता है। लेकिन
100 में से 25, 30, 50 लोग फसाद फैलाने वाले हो जाएं, फिर डंडा फैलाना मुश्किल हो जाता है। हमें हिकमत से काम लेते हुए, दनाई से काम लेते हुए इस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बरतानिया में चंद एक इंतशार पसंदों ने वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ फसाद फैलाने की कोशिश की। वहाँ जो नई बरतानवी हुकूमत है, अभी उसको 4 दिन नहीं हुए बने हुए, उन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून के ज़रिए सज़ाएँ देनी शुरू की हैं। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कानून भी कोई नहीं है और फसादियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। हर एक ही अपनी एक नई मस्जिद बनाने की कोशिश करता है, उसी वजह से हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। एक प्राइम मिनिस्टर का और स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत के मतलब मेरी राय ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के दाखिली हालात की वजह से जो फॉर्म 45 और 47 का इशू है इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। और वो कोई बड़ी साफ़ सुथरे इलेक्शन से बनी हुई हुकूमत भी हो ना, जिसके सामने चैलेंजेस, इकनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा और उसको सख्त इक़्तिसादी इक़दामात लेने पड़े, वो भी अनपॉपुलर हो जाती है लोगों की नज़रों में। इन्होंने सैलरीड क्लास पे जो टैक्स लगाया, दूध पे टैक्स लगाया, उसके नतीजे में ये पॉपुलर नहीं रह सकते। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का है। तो अब उससे बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ऐसे वो तारीफ़ी जुमले जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कुछ अर्सा पहले बाराकोह में एक पुल का इफ्तिताह हो रहा था, तो इन्होंने कहा आर्मी चीफ़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ, फ़ौज के सिपहसालार का शुक्रगुज़ार हूँ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी शुक्रगुज़ार हूँ। कोई बंदा जितने याद आ सकते थे उन्होंने सारों का शुक्रिया अदा कर दिया पुल के इफ्तिताह के मौके पर। तो आज तो आर्मी चीफ सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने तारीफ़ी जुमले बोल सकते हैं कि कुरान पाक वो हाफ़िज़ कुरान है, तो कुरान पाक इनके हिफ्ज़ भी है और वो नूर इनके अंदर से नज़र भी आता है। बस उनके हाथ पे बैत करने की कसर थी। मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम के बाद जब कैमरे बंद होंगे तो हो सकता है शहबाज साहब ने बैत भी कर ली हो। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। जितना तावन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, शायद इतना तावन पहले उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। आइंदा के लिए एक रोल मॉडल है सिपहसालार। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं, बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है। यहाँ पर बैठे ये सिपहसालार, ये सामने बैठे जो फौजी अफसरान, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं। ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपहसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुक्र है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से, ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं PTI से, और शर्जील मेमन साहब हैं वज़ीर इत्तलात से। इन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। रांझा साहब, जो आज चैलेंजेस जिनका तज़किरा किया गया, दहशत गर्दी, फसाद फिल अर्द, ये चैलेंजेस हमारे सामने बड़े अरसे से हैं, लेकिन हम कभी एक ग्रुप को कहते हैं ये पाकिस्तान दुश्मन है, एक को कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं करता, बाहर जाके करता है, फिर मार के भगाते हैं हम, सैकड़ों जवान हमारी कुर्बानियाँ देते हैं, फिर ला के बसा भी लेते हैं। कोई आपको अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी बनाना चाहिए। देखिए, जो आप माजी में पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है और जो ऑपरेशंस और हमारे ख़ास तौर पे क्रॉस द बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के हालात रहे, उनका काफ़ी असर पाकिस्तान के ऊपर नज़र भी आया, कई सालों से देख रहे हैं। और फिर जब भी वहाँ पर कोई इस तरह के मामलात शुरू होते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान में नज़र आते हैं। और जब हमारे जवान और ख़ास तौर पे हमारे जो KPK का जो हमारा एरिया है, वो फ्रंटियर प्रोविंस है हमारा, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। और वहाँ पे उनका जो एक नज़रिया है और जो बेसिकली वो नज़रियात को उभार के लोगों को कायल करते हैं और फिर एक निज़ाम की बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं और शहादतें भी दी हैं, सियासी शहादतें भी हुई हैं, फ़ौज की भी शहादतें हुई हैं, बल्कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के तमाम लोगों ने शहादतें दी हैं। और ये एक शहादतें देने के बाद उनको दोबारा अंदर क्यों आने दिया, ये मैं उसी तरफ आता हूँ जी। अब अगर वो लोग यहाँ पर अंदर आ गए तो उनको ज़रूर ये देखें कि ये जो पीछे से सारा कुछ हमने ख़ुद एक सफ़र किया, एक पूरी बुनियाद बनाई, बुनियाद बनाने के बाद दोबारा उन लोगों को वापस ले आया गया और आज फिर वो हालात वहाँ पर लेकर चले गए हैं जहाँ पर आज से 10-15 साल पहले जब हमने ज़रब अज़ब से पहले के जो हालात थे वहाँ पर वापस पहुँच गए। तो इसके जो भी जिम्मेदार है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के दौर में, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, वो हुकूमत उनकी थी तो ज़ाहिर है जमहूरी हुकूमत को पहला सवाल होता है, इस्टेब्लिशमेंट को दूसरा सवाल होगा।
उस आपके वक्त की ख्याल में establishment कोई को। आपकी हुकूमत इस काबिल है कि जेलों में बंद किसी मतलूब दहशतगर्द को छोड़ दे, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर है ऐसे लोग जो इस पे दहशतगर्दी में ऑनेस्टली मुलव्वस है। ना दिल बड़ा करके लेकिन सारों को ये सोचे बगैर कि किस इदारे से किसका ताल्लुक है, दिल बड़ा करके कुछ लोगों की सजा और जजा का मेरा ये ख्याल है कि जी इसके ऊपर जो APC है वो ज़रूर होनी चाहिए और दोबारा से करें APC आपकी तो और APC की बात भी हुई है। और लेकिन जो गंडापुर साहब के जो KPK के वज़ीर आला साहब की तरफ से रिस्पांस आता है डिफरेंट इश्यूज़ पे जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो बड़ा अफसोसनाक होता है। तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो है डिले का शिकार हो रही हैं। फिर वहाँ पर जो वाक़यात माजी में उसमें जो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस नज़र आया है, जब भी वहाँ पर दहशतगर्दी और इस तरह के मामला हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया वो भी बड़ा जी मेमन साहब से पूछ रहे हैं। मेमन साहब, जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के लिए एक रियल चैलेंज है और हमेशा से मौजूद है, पिछले तवील अरसे से, लेकिन हम इससे आंखें बंद कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन। हमें एक दफ़ा इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दिल बड़ा करके एक बड़ा ऑपरेशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना, वाइप आउट करें ये टेररिस्ट जितनी आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्लह जितने जत्थे हैं, इस सरजमीन से उनका मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। क्या करें उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी की आप बात करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई वाहिद जमात पाकिस्तान में जो बहुत वोकल रही है और जिसने बहुत ही क्लियर स्टांस रखा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा 2007 में पाकिस्तान में आई थी, तब उन्होंने पहली बात ही ये कही थी, जब उनका आखिरी जो उनकी स्पीच थी रावलपिंडी वाली, तो उन्होंने स्वात की बात की थी कि जी स्वात में जो है वो पाकिस्तान का झंडा हम दोबारा लहराएंगे और दहशतगर्दी से इस मुल्क को पाक करेंगे। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने, तो आपको स्वात का ऑपरेशन भी याद होगा कि उस ऑपरेशन के बाद कोई 25 लाख अफराद जो है वो वहाँ से जो है वो माइग्रेट करके चले गए थे। फिर उनको उसी तरीके से वापस लेके आना और पूरा रिफॉर्म्स के जो काम थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहुत ही क्लियर स्पीचेस और बहुत ही क्लियर स्टांस उन्होंने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ दिए। तो पीपल्स पार्टी सर, आपकी तो क्लैरिटी के आपकी क्लैरिटी के होने के बावजूद पाकिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, मोहतरमा के ऊपर पहले सानिया कारसाज में अटैक हुआ, फिर उसके बाद पिंडी में उनकी शहादत हुई। पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन एक वाक़या है, लेकिन आपकी हुकूमत आज तक मुझे पूरी तहकीक करके ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म को, एक बड़ी लीडर को मारने वाला कौन था। पूरे उनके सारे लोगों को आपने सजाएं दी कि नहीं दी? सानिया कारसाज के पीछे मनसूबा साज कौन थे? क्या आपने उन 250 लोगों को शहीद करने वालों के सारे ग्रोह का सफाया किया? वो जत्था किधर है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा था कि जब इस कारसाज वाला सानिया हुआ था, कारसाज वाले सानिया के शवाहिद मिटा दिए गए थे इमीडिएटली। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, उसमें भी शवाहिद जो हैं वो ज़ाय किए गए, धो दिए गए। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। और अगर इस दहशतगर्दी का पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है, जिसने अपनी अजीम कायद 8 से 13 तक आपकी हुकूमत थी सर। इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौका मिल सकता है किसी पार्टी को? उसकी लीडर को शहीद किया जाए और उसको 5 साल की हुकूमत मिले। सदर भी आपका, नदीम साहब, भी आपका। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये तो सवाल पीपल्स पार्टी ने की जो हुकूमत थी उसने जो शवाहिद अवेलेबल थे उस वक्त, और स्कॉटलैंड यार्ड तक को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ पे बुलाया था। और फिर उसके बाद जो भी शवाहिद हुए थे उसके बाद वो केस चल रहा है और केस आज दिन तक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में आप देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आपको नज़र आते हैं सुप्रीम कोर्ट में या दीगर कोर्ट्स में, जो कि डे टू डे चल रहे हैं और बहुत जल्दी फैसले आ रहे हैं, लोगों की जमानतें भी हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ का तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि आज भी जो है वो पिंडी की कोर्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का केस चल रहा है, लेकिन अदालतें 6-6 माह में एक डेट देती हैं। इसी तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों के बाद आया वो भी आपको पता है। मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बगैर कन्विक्शन के 12 साल सजा जो है वो जेल काटी है बगैर किसी कन्विक्शन के, उसके बाद भी उनको इंसाफ कितनी देर के बाद मिला है। तो यहाँ पे तो लोगों को भी साल भी नहीं हुआ, उनकी जमानतें भी हो रही है, उनके केसेस रैपिडली चल रहे हैं। तो ये तो शिकवा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि जो भी पिंडी में कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का और जो दहशतगर्दी के हमले का, तो उसको केसेस उनको क्या इस तरह जो एक अजीम तरीन लीडर पाकिस्तान की उसके केसेस के लिए भी जो है अदालत के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो ये जो हमारा शिकवा जो आप हमसे कर रहे हैं ये हम सबसे कर रहे हैं। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि क्लियर इंस्टांस आप मतलब पूरे आर्काइव में जाके देख लें, क्लियर इंस्टांस। बप्पी साहब को भी प्रोग्राम दहशतगर्दी के खिलाफ, बप्पी साहब जो ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन था
वो शायद पाकिस्तान के अंदर लोगों को, इंटरनली डिस्प्लेस लोगों को मेरे ख्याल में हमने बड़ी मुश्किल में डाला था, और इस ऑपरेशन के नतीजे में फिर हमने सिर्फ उनको तसल्ली ये दी कि हमने ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं, आपको बेघर इसलिए कर रहे हैं कि आपके इलाकों में मुकम्मल अमन आ जाए, ये लोग जो खून रेजी में मुलव्वस हैं इनका खात्मा कर दिया जाए। ऑपरेशन किया गया, उनको दोबारा बसाया भी गया, उनको लोगों को हमने बहुत दुखें भी दी। उन सारों से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से ताउन किया। अब हमने उनको दोबारा अपने घरों में आने के लिए दरवाजे खोल के बात कर लिया हुआ। आपकी हुकूमत थी, आप लोग कसूरवार हैं, क्या किया जाए इसका? देखें मलिक साहब, ये जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। जहाँ भी जब हमारी हुकूमत थी, आपको याद हो खान साहब के टाइम के ऊपर ना एक ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा, तो खान साहब ने कहा था कि तालिबान के हवाले से उस वक्त जब ये तालिबान हुकूमत आ रही थी और अशरफ गनी की हुकूमत जा रही, तो खान साहब ने कहा था कि ये जो बॉर्डर के इशूज़ है ना, सबसे पहले बैठ के यहाँ के मशहरीन से बात की जाए, यहाँ के जिरगों से बात की जाए। लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर दुनिया में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। पिछले आप अगर 2 महीनों में देख लें, फैज़ाबाद से बन्नू तक और बन्नू से गवादर तक 3 जगह पे इश्यूज बने हैं डिफरेंट किस्म के। बलोच यकजहती काउंसिल का इशू था, बन्नू में एक और इशू था, फैज़ाबाद में एक और इशू था। तीनों की सेटलमेंट करने में आपके पास हुकूमतें क्यों फेल हुई? उसकी वजह जहां आपके पास पॉलिटिकल सर्टिनिटी ना हो, पॉलिटिकल सही वो ऐसी हुकूमतें ना हो जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पे चीज़ें फौज या कहीं भी आपकी अस्करी इदारे ये चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी अ सिविलियन सेटअप जिस पे लोगों से बात करने का, उनके साथ सेटल करने का। ऑपरेशन फौज करती फिर वो चली जाती। सवात में ऑपरेशन का मेमन साहब ने कहा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जो सेटलमेंट का काम था वो लोकल जिरगों का काम था, वहाँ के मशहरीन का काम था कि वो उसको सेटल करे, सूबाई हुकूमतों का काम था। इशूज़ ये बनता है कि एक दफ़ा जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो है ना, जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती। अब मैं आपको ये बलोच वाला जो यकजहती काउंसिल का इशू, सर आपकी तीसरी हुकूमत है बलोचिस्तान में जाने से पहले, तो मुझे KPK के मुतालिक बताएं ना, आपकी तीसरी हुकूमत है इस वक्त PTI की, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है वो आपके KP के अंदर है। आप बन्नू ले लें, लक्की मरवत ले लें, सारे एडजॉइनिंग एरियाज़ ले लें, आपकी वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और उन लोगों को भी जिम्मेदार आपकी हुकूमत के ठहराना चाहिए जिन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन अवार्ड करके लोगों को जेलों से रिहा किया, जिन्होंने अफगानिस्तान को से लोगों को ला के यहाँ बात किया। आपके लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। मलिक साहब, जब ये बन्नू का इशू बना ना, तो उस वक्त जो इशू, आप उसके बारे में बात करने के ऊपर ये ना हो कहीं आपका प्रोग्राम ही बैन हो जाए, बट इशू ये है कि वहाँ सूबाई हुकूमत और लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन ही किसी किस्म की वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब एक वहाँ पे खुद कुछ हमला होता है, हफ्ता 10 दिन पहले हमारे बहुत सारे लोग फौजी भी और बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ये बन्नू अमन जब मार्च हो रहा था, तो वहाँ पर लोकल जो एक गवर्नमेंट थी उसको थोड़ा सा ना हमें सपोर्ट करना चाहिए था। समहाउ वो इतना सेंसिटिव हो गया था कि लोकल गवर्नमेंट खुद परेशान हो गई कि यहाँ पे किस हद तक आगे जाना है। देखिए, आपको थोड़ा सा इदारों को, अपना इदारा कहता हूँ, इलाकों को समझना पड़ेगा। हर जगह पंजाब नहीं होती कि आप डंडा उठाएं और मारना शुरू कर दें। 12 साल की कहानी पूछ रहा हूं, 11 साल की पंजाब वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा ना। आप पंजाब में डंडा उठा दे, जिसको उठा के जहाँ पे लेके चले जाए, आपको एक हफ्ते MNA ना मिले, कोई पूछने वाला नहीं है। आप उसकी गोली में फायर मारें, उसकी गाड़ी में, और एक हफ्ते की MNA गायब कर दें। हुकूमत आपकी नाकामी है। This will not work in KP ना। ये बलोचिस्तान में होगा। अब आपको पता है जो बलोचिस्तान में गवादर का जो MNA वहाँ के जो लोकल हैं वो पाब्लो एस्कोबार है, वो ड्रग लॉर्ड है, उस पर लोगों को एतबार नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं करेंगे। सो आपको लोकल जो अमायदीन है उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उन अमायदीन के लिए जहाँ वो जो बेसिकली जो अब गवर्नमेंट बलोचिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी क्या वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको जिस तरीके से वहाँ बिठाया गया है, पीपल डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर इट। हमारी अगर KP में गवर्नमेंट है, अगर अली मीन गंडापुर के साथ है, अली मीन को इन्फोर्स नहीं किया जाता, पाकिस्तान के शहरी को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे अभी भी सवाल बरकरार है कि 11 साल आपकी हुकूमत नाकाम हुई है KPK के अंदर। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जिन इलाकों में किए गए, पूरी ट्राइबल एरिया में किए गए, स्वार, दीर, बुनेर में किए गए, आपकी हुकूमत थी ना, आपने उसके बाद इलाके संभालने थे। 11 साल से आप हुकूमत में, सबसे एंड यू फेल्ड। एक चीज़ करूँ, सबसे बड़ा जो इशू बना था हमारे लिए वो था जब अशरफ गनी साहब वहाँ से भागे थे और तालिबान की हुकूमत आई थी। उस वक्त कौन सा बड़ा इशू KP में बना था, हमने कंट्रोल किया था। सबसे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उस वक्त महमूद खान साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे लोकल जितने माहिदीन उनसे बात की थी कि ये आपके इशूज़ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो हुकूमत हैं जिसने फाटा की मर्जर करके उन्होंने कहा था यार हमारे इशूज़ हैं, आपको हम सूबाई हुकूमत के दायरे में लेके आते हैं ताकि जो अंग्रेज़ का कानून उसको ख़त्म करके आपकी कहां लॉ इन्फोर्समेंट है? दिस इज हाउ वी वर्क इट आउट। आपको लोगों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। सब 11 साल में आपकी लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर होनी चाहिए। KP में काम नहीं करेगा कम से कम।
सर 11 साल में आपकी हुकूमत है ना, डंडा तो छोड़े, कहते हैं फौजी भाइयों को कि वहाँ जाए ना, लेकिन आपकी लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ है बताएं मुझे। मैं यहाँ कहता हूँ ऑन एयर बैठ के कहता हूँ फौज ना लगाएं, वहाँ जब सवात KPK की हुकूमत खुद संभाल लेगी, बताएं कहाँ है लॉ इन्फोर्समेंट। जब सूफी मोहम्मद साहब का इशू बना था सफात के अंदर, वहाँ पे जब ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। वंस दे लीव आउट, फिर आपको सूबाई हुकूमत को इन्फोर्स करना पड़ेगा। इशू ये बनता है कि जब हम मेजर डिसीजन के लिए जाते हैं, फिर इशूज़ आ जाते हैं कि ये जो लोग हैं जिनके साथ आप बात करें ये दहशतगर्द हैं, इनके ऊपर फलाने इशूज़ हैं। अब इतना सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड रेड लाइन्स आ जाती, ड्रॉ हो जाती हैं, जिसको ना कोई सूबाई हुकूमत क्रॉस कर पाती है, ना वो बात कर पाती है यार इनके साथ कैसे, इनके साथ तो मतलब बहुत पीछे बड़े बड़े इनके केसेस खड़े होते हैं। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि समवेयर इदारे को और सूबाई हुकूमतों को इकट्ठे चलना पड़ेगा। इशू एक ऑपरेशन के बाद वो निकल जाते हैं, सुबह केवल बैठी होती कि यार इनके साथ बात करें, कल को फिर ये हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आई थिंक ये जो इंटर अमेलगमेशन है बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द लोकल गवर्नमेंट हैज टू बी मोर स्ट्रेंथन। समहाउ इट डिडंट वर्क। वो वहाँ किसी और की पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, फेडरेशन में उनकी जो है ना वो किसी और के साथ सेटलमेंट। अब KP में गवर्नमेंट हमारी है, सूबे में किसी और की हुकूमत नहीं, सूबे से आप ही की हुकूमत है। एक ब्रेक आ गया जी, करीब ब्रेक लेगा। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ इमरान ने मशरूत माफ़ी का तज़किरा किया था कि CCTV फुटेजेस लाइव हैं, उनके लोग अगर अंदर मुलव्वस हुए तो वो माफ़ी मांगेंगे और पार्टी के वो लोग जो मुख्तलिफ़ इदारों या GHQ या कोर कमांडर हाउस या ऐसी इमारत के ऊपर हमलों में मुलव्वस हुए उनको पार्टी से निकालेंगे भी और सज़ा भी दिलवाएंगे। आज उन्होंने दोबारा मीडिया इंटरेक्शन किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। हमने गुज़श्ता रोज़ भी तज़किरा किया था कि मशरूत का लफ्ज़ है कि मशरूत माफ़ी है, गैर मशरूत नहीं है। आगे चल के वो कहते हैं कि जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। 9 मई की फुटेजेस में हमारे लोग सामने आए तो माफ़ी मांग लूँगा। आज दोबारा उस मशरूत माफ़ी का तज़किरा है कि हमारे लोग हुए तो फिर माफ़ी मांग लूँगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। आर्मी चीफ़ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा था, आइन की हदूद में रहे। आज आर्मी चीफ़ ने भी आइन का जिक्र किया, लेट्स सी क्या बनता है। मैंने न्यूट्रल का नहीं कहा, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, क्योंकि इस बात के ऊपर इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था तो आज वो ख़ुद उसके ऊपर मजाक करते रहे। मैं क्या पागल हूँ कि अपने लोगों को फ़ौज के ऊपर हमला करने का कहूँगा? पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक़ है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज करने का कहा था। मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़ लें तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। रांझा साहब, ये माफ़ी नहीं माफ़ी मशरूत, ये क्या बनने जा रहा है? देखिए खान साहब का ये पुराना एक वतीरा रहा है कि एक कदम आगे और 2 पीछे, एक कदम आगे 2 पीछे। और ये अपनी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, ये हर रोज़ चेंज करते हैं, इनकी सियासी स्ट्रैटेजी जो है। और जिस तरह वो वाकई मुल्क को भी वो क्रिकेट के मैदान की तरह पाकिस्तान की सियासत को भी उसी तरीके से लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे बैट्समैन का टेम्परामेंट देखा जाता है, वहाँ पे उसके मुताबिक फील्डिंग लगाती है, फिर जैसे वो चीज़ फिर नई फील्डिंग। इसका मतलब है कोई एक जो परमानेंट पॉलिसी या एक परमानेंट टेम्परामेंट या एक संजीदगी जो तबीयत में वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक ये है कि ये एडमिशन है जो वो कहते हैं ना कि मैंने कहा था कि पीसफुल। देखिए हम रोज़ इस तरह की कई मुकदमात फौजदारी के हमारे नज़रों से गुज़रते हैं कि एक आदमी लोगों को कहता है कि इस दुकान के आगे ना आपने एहतजाज करना है, और एहतजाज के दौरान उस दुकान में आग लग जाती है। तो जो बंदा एहतजाज की कॉल दे रहा होता है, मैं आपको सेशन कोर्ट्स के फ़ैसले भरे पड़े, ये प्रोवोकेशन इस्टेब्लिश्ड है, ये प्रोवोक किया गया ना। आपको पता है कि मॉब जो है, आप मैं कोई भी पाकिस्तानी, हम जहाँ पे भी देखेंगे, इंग्लैंड में भी, लंदन में भी जो वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, UK में, वहाँ पे मॉब की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सियासतदान ने कभी मॉब को लीड नहीं किया। कभी भी आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिशियन मॉब को लीड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मॉब जो है वो कुछ भी कर सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठा सकता। ही क्रिएटेड दैट। उनको GHQ लेके गए, वहाँ पे कहा कि आपने जाना है, एहतजाज करना है, बस। उसके बाद अगर नवाज शरीफ जब 13 जुलाई को लैंड किए थे 2018 में पाकिस्तान, और अगर शहबाज शरीफ की जो रैली थी वो कैंट में से गुजरती, सीधी सी बात है, हम कोई शहबाज साहब समझदार आदमी, उन्होंने एडवांस में डील की हुई थी। देखिए मैं जाऊंगा ही नहीं एयरपोर्ट, वो हमें समझ आ रही थी बात। वो वापस मॉडल टाउन चले गए थे, हम एयरपोर्ट जाके बैठे हुए थे कि शहबाज साहब ने रैली लेके आना। अगर हम कैंट में से गुजरते
तो यकीन करें ये ऐसे कोई नताइज मिलते जुलते आ सकते थे। नहीं आने थे सर, क्या कहते हैं। लेकिन शहबाज साहब को उस वक्त आज थी वो शेरवानी सलाह के चीफ मिनिस्टर की आस में बैठे हुए थे कि मुझे पंजाब की हुकूमत मिलेगी। एक सेंसिबल चीज़, ठीक है, गो मैं तो उस चीज़ के, मैं तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के हक में था, मैं इस फैसले के हक में नहीं सर था। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था अपनी गाड़ी में, मेरा प्रोड्यूसर साथ अभी भी बैठा हुआ है, हम सारे वहाँ बैठे इंतजार करते रहे भाई। हमारी गाड़ी के भी शीशे वगैरह टूटे, सब कुछ हुआ, हमारी कोई गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, किसी ने पत्थर नहीं मारा। आप पहले चले गए थे ना, आपको कौन रोकेगा? रोकना तो नहीं हमें था। मुझे हनीफ अब्बासी को, यार सादिक साहब को, तारिक फजल चौधरी को उन्होंने रोक के एयरपोर्ट के करीब। लेकिन एनीवे हमें भी पता था आपकी उस स्ट्रेटजी से दो तरीके निकलते हैं कि या फिर डील कर लेते शहबाज शरीफ की तरह, तो या फिर वो अदारों के ऊपर जाके वो ना करते, अदारों पे जाके तोड़ फोड़ ना करते, कॉल ऐसी ना शजील मेमन साहब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा सकती। क्या इमरान को मशरूत माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए नदीम साहब, मैं कहता हूं कि इस मसले का हल ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन जो चीज़ें रेड लाइन है मुल्क की, उस पर बात होनी चाहिए। जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे पहली बात ये कही थी कि ये बहुत ही अंदोनाक वाक़या है और इस पर इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये चेयरमैन साहब की ये क्लियर उन्होंने बात थी। लेकिन जहाँ तक ये बात है ना, देखिए इससे पहले कोई भी टॉपिक को उसको मैं थोड़ा मर्ज करूँगा। आपने इससे पहले तशद्दुद की बात की, तशद्दुद में हमारा ताल्लुक नहीं था। जब कोर्ट के ऑर्डर पे पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने इमरान खान साहब को मॉडल टाउन गई थी, तो इमरान खान साहब के घर के अंदर से पेट्रोल बम पुलिस पे किसने फेंके? और मुझे ये बताएंगे, पाकिस्तान में आपने भी सियासत को देखा, कौन से सियासी लीडर को गिरफ्तार करने गए हैं और वहाँ पे पुलिस पर पेट्रोल बमों पे हमला हुआ है? तो ये टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस, जब उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया ना मेमन साहब, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी फौजी इमारत के ऊपर पेट्रोल बम नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा वो जुबान पार्क में इस्तेमाल हुए थे। तो इमरान खान पता नहीं किस जहन में थे, लेकिन कल उन्होंने मीडिया से अपनी बातों में ये तज़किरा किया। मैं वही अच्छा मैं अर्ज कर लूँ कि जमान पार्क में से पुलिस पर पेट्रोल बम के हमले, मुझे बताएं, चाहे पुलिस हो, फौज हो, FC हो या ट्रैफिक पुलिस हो, क्या ये सब हमारे लिए, या कोई आम इंसान भी हो, क्या आम इंसान की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है या नहीं है? ये सोचना चाहिए। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप पॉलिटिक्स करें, आपको आप अपने दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कल भी वो मीडिया वालों को कहते रहे पेट्रोल बम कौन सा मुश्किल होता है, कहते हैं पेट्रोल उसमें डालें बोतल में, ऊपर वो कपड़ा लगाएं और फेंक दें आग लगा के, तो बस ये पेट्रोल बम होता है। तो वो मतलब ये इसको इतना उन्हें गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए, ये एक्ट ऑफ टेरर में आता है, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। नदीम साहब, आप बताएंगे कि आप किसी भी मुल्क के किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट करते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई ये कह सकता कि पेट्रोल बम से पता नहीं किसी की जान जा सकती है। मतलब ये एक ना समझ आने वाली बात। खैर, उसके अलावा जहाँ तक माफ़ी है इसकी बात है, ये अजीब जेल है जहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ भी छप रहे हैं, गैर मुल्की जरीदों पे भी जा रहे हैं, डेली स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और डेली मीडिया इंटरेक्शन भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि खैर खान साहब को बहुत ज़्यादा ही लिवरेज है, लेकिन इस मसले का हल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हल हो, लेकिन उन सारी चीज़ों का आपने हिसाब देना होगा जो आपने 9 मई को अंदोनाक वाक़यात किए हैं। आपने इस मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, आपने मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, और आपने जो भी गुनाह किए हैं उसकी आप माफ़ी मांगें या उसका तदारुक करें, या उसको जो भी आपने उसका अकाउंटेबिलिटी का जो एक फेज़ है उससे आप गुजरें। लेकिन मैं समझता हूँ इसको हल होना चाहिए, हम इस मुल्क को आगे जाना चाहिए। बप्पी साहब से पूछते, बप्पी साहब क्या जो शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग लें, तो फिर उसको माफ़ी कर दें ताकि मसले का हल निकले? देखें मलिक साहब, बड़ा क्लियरिटी से खान साहब ने कहा, और मेरे ख्याल मेमन साहब ने शायद उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरी गलती है या मेरी पार्टी के जिन लोगों की गलती है इसमें, हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर क्या वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या आप लोग भी माफ़ी मांगेंगे? क्या मेमन साहब या शाहनवाज राजा साहब, इनकी पार्टी के लोग या इनकी हुकूमत लोग माफ़ी मांगेंगे? देखिए वेरी फ्रैंकली, जो कुछ खान साहब के साथ हुआ था 9 मई वाले दिन, कॉलर से पकड़ के एक शख्स को, और ये कोई आम ताम शख्स नहीं था, दुनिया का एक एक्लेम शख्स था, कॉलर से पकड़ के आपने डाले में जाके उठा फेंका। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप इस हरकत पर माफ़ी मांगेंगे? जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए थे और वहाँ पर जिस किस्म के मामला होने लगे, जो वहाँ पे उनके साथ होने लगा था, अगर आप CCTV फुटेज वहाँ दिखा दें जो उनके साथ हुआ, क्या उस पर भी आप माफ़ी मांगेंगे? एक शख्स को गोली लगी वज़ीराबाद में, आज तक वो FIR दर्ज नहीं करा सका कि अपनी मर्जी की, क्या इस पर भी माफ़ी मांगी जाएगी? एक शख्स जिसको आपने जेल में रखा, उसकी बीवी पे आपने गंदा बेहुदा जैसा इद्दत जैसा केस बना दिया, क्या इस हरकत पर भी माफ़ी मांगेंगे? आपको लोग चाहिए, 102 लोग आपके मिलिट्री ट्रायल में पड़े, 1 साल पर उस पर स्टे दे दिया, भाई केस चलाएं, उसका फैसला करें, इससे ज़्यादा तो उनकी सज़ा नहीं बनती, वो फारिग आ चुके हैं, चलाएं ना, क्यों नहीं
नहीं चला रहे। आपने लोगों की चादर चार दीवारी पे अमाल की है, आपने हज़ारों हमारी खवातीन उठा ली है, पंजाब से उठा के ले गए। आप इस बात पे भी माफ़ी मांगेंगे? हम माफ़ी मांगने को तैयार है, आप भी दिल बड़ा करें ना। फिर जो पाकिस्तान में 8 फरवरी की शाम को जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी करके इन लोगों को नाफिज किया गया है इस पूरी कौम के ऊपर, इस पर भी कोई माफ़ी मांगेगा? नहीं सर, नहीं। आप हमसे माफ़ी मंगा लें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की सारी इमरान खान की इस माफ़ी से जुड़ चुकी हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर सारी पाकिस्तान की तकलीफें इमरान खान से जुड़ गई हैं सर, एक माफ़ी से सर। मेमन साहब। अच्छा मैं जी ऑन साहब की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे शख्स हैं। जो उन्होंने बात की ना, देखें ये सारी चीज़ें उन्होंने मिसाल दे दी, लेकिन पेट्रोल पंप का जिक्र नहीं किया कि पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंके गए, जिसको बकौल आपके खान साहब खुद उसको एडमिट भी कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उन्होंने? या उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह उनके मुखालफिन को सिर्फ जो टॉक शो में उनके खिलाफ बात करता था, उनको नैब के केसेस में गिरफ्तार किया जाता था, उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? जैसे राना सनाउल्लाह साहब को हीरोइन के केस में जाली मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार किया और उसको फिर आगे डिफेंड इनके सारे फेडरल मिनिस्टर करते गए, उस पर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे? मोहतरमा फरयाल तारपुर साहबा को ईद की रात को वो कस्टडी में आपके पास हॉस्पिटल में, वहाँ से घसीट के जेल भेजा गया, क्या उस पर भी इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे? इस तरीके से बेशतर मिसालें देखता हूँ कि इनके दौर में जिस तरीके से चुन चुन कर जो कोई सहाफ़ियों पे हमले किए गए, जो सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बात करता था उनको गिरफ्तार किया जाता था, जिस तरह के काले कवानीन लाए गए, या जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को के मैंडेट को बिल्डोज किया गया और जिस तरीके से मर्जी के फैसले किए गए, अक्सरियत ना होने के बावजूद असेंबली से बिल पास कराए जाते थे, जिसकी खान साहब जिक्र भी करते थे कि जी हाँ मैं उस मेरे पास अक्सर नहीं होती, मैं तो इदारों को बोलता था कि जी मुझे मेरी मदद करें। इस पर क्या खान साहब माफ़ी मांगेंगे? या खान साहब माफ़ी मांगेंगे जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन में धांधली करवा के उस दौर में अपने हुकूमत में, और जिस तरीके से जो जीते हुए शख्स थे उनको हरा के, और मुजफ्फर शाह साहब के जो फैसले आए थे उस पर क्या माफ़ी मांगे? इस तरह तो पूरी तफसील, एक पूरी लंबी फहरिस्त दे सकता हूँ कि खान साहब को किस चीज़ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मलिक साहब, अगर आप इजाज़त देते हो। सिर्फ मलिक साहब बात बड़ी जी कह लें बपी साहब, फिर रांझा साहब से भी जवाब हमारे साथ हुआ तो हमारे साथ तो हमने कहा जी माफ़ी मांगे। मुर्तज़ा भुट्टो साहब शहीद हो गए कराची में, इनकी हुकूमत है, आज तक इन्होंने नाम बताया कि किसने उनको शहीद किया? पूछे उनसे, जाके मांगे ना कि जी फलाने शख्स तुम माफ़ी मांगो क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, आज तक इन्होंने नाम करके जी तुम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, आओ माफ़ी मांगे। अगर फरियाल तारपुर साहिबा को जिन लोगों ने उठाया था, हिम्मत करें ना, गैरत करें, जाके बताएं कि फरियाल तारपुर को किसके कहने पर किसने उठाया था। हम तो नाम लेके कह रहे हैं हमारे साथ, इसके लिए बहादुरी चाहिए, इसके लिए थोड़ी गैरत चाहिए। मेमन साहब नाम बताएं कि किसने उठाया था, मरियम बीबी के कमरे में कौन गए थे वहां पे कराची में, राना सनाउल्लाह पे पर्चा किसने बनाया था, जाके नाम ले। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है, हम तो कह रहे हैं आप भी हिम्मत करें सर। एक इनका पीटीआई का जो सबसे बड़ा माइंडसेट बन चुका है ना, ये गलती करके कहते हैं कि हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम रांझा साहब जवाब दे रहे हैं, हमारे पास ब्लैंक चेक है, हम जो मर्जी भले कर लें, हम उससे मुबर्रा हैं। कोई दूसरा जो है छोटी सी गलती कर ले, उसको उसका जवाब देना चाहिए। हाँ मैं तोशाखाना से चोरी डकैती करूं, मुझे अगले दिन एक चीफ सेक्रेटरी इनके मिले, उन्होंने मुझे खुद बताया, जो इनके दौर में चीफ सेक्रेटरी थे इमरान खान, उनको चेंज किया था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इमरान को जाके खुद कहा कि बुज़दार करप्शन कर रहे, गोगी बुशरा बेगम ये करप्शन कर रहे, इनको रोको। इमरान ने मुझे खुद कहा कि यार छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं ना, कोई बड़ी चोरी तो नहीं। अब ये इस तरह के इनका माइंडसेट है कि पेट्रोल बम वाली बातें, सारा गैर कानूनी काम करना, जो कुछ तबाही कर दें पाकिस्तान की, ये समझते हैं बड़े ऑनरेबल तरीके से, जी हमने तो कर सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, दे आर आंसरेबल बिफोर। ये कौन होते हैं सीसीटीवी की फुटेज मांगने वाले? ये मुल्जिम है, मुल्जिम जाएगा अदालत में, जवाब देगा जब इसके ऊपर केस चलेगा। ये कोई सीसीटीवी की फुटेज जज मांगेगा, इमरान खान नहीं मांगेगा, वो कोई अदालत या कोई निज़ाम नहीं है। ये इस मुल्क का जो निज़ाम इन्होंने बेड़ा गर्क तबाही की है ना, डी चौक से शुरू करके 2013 में से उनको लाने वालों ने जिस मुल्क की तबाही, डी चौक में किसने बिठाया था? डी चौक में आपको पता है उस जी पाशा फैज अमीद ये सब लोग शामिल थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब ये सब लोग शामिल थे। अब ये तबाही, ये फ्रेम ऑफ माइंड आज ये 9 मई जो था, ये 9 मई किसका रिजल्ट है? ये 9 मई उसी चीज का रिजल्ट है। और किसके ऊपर गिरा है ये 9 मई? ये फौज के ऊपर गिरा है। अब फौज को ये समझना चाहिए बड़ा क्लैरिटी के साथ कि जो लोग हैं उनको सजाएं दें। लेकिन जिसने ये प्लान किया था पीटीवी स्टेशन पे चढ़ जाओ, पार्लियामेंट पे चढ़ जाओ, नवाज शरीफ को गिरबान से पकड़ के खींच लाओ, तो फिर उसका नतीजा ये निकलना था ना, किसी ने प्लान किया था नहीं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अगर हम उसी वक्त पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था, अगर उस दिन फुल स्टॉप लगा लिया जाता और सजाएं दी जाती, साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उनको फैसिलिटेट ना करते,
उस वक्त के जो जुडिशरी में जजेस बैठे हुए थे उनको फैसिलिटेट ना करते तो आज पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं होना। नहीं 9 मई भी ना होता, मतलब 9 मई भी ना होता, जीएचक्यू पे या कोर्ट मांडरा होता, कोई ना ये जाता। जमहूरियत इस मुल्क का पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद करके आज देखिए आपके मुल्क में- राजा साहब नहीं, पहले मेमन साहब जवाब देंगे जी। मेमन साहब पहले। मेमन साहब। मैं जी 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 मेरे भाई ने बात की थी, चाहे मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया हो, या शाहनवाज भुट्टो को शहीद किया गया हो, पीपल्स पार्टी ने हमेशा चीज़ें अदालतों पे हमने छोड़ी हुई हैं और अदालतों से हमें इंसाफ मिलना है। जहाँ मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहबा की जेल में जो ईद की रात को लेकर जाने के बाद बकौल इनके, अगर ये अभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हमारा हाथ नहीं था या राना सनाउल्लाह में हमारा हाथ नहीं था, फिर माने कम से कम ये तो माने कि ये डमी प्राइम मिनिस्टर थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था, ये गलत मैंडेट के साथ आए थे। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने धांधली करके इक़्तिदार लिया था और ये किसी के इशारों पे इनको इक़्तिदार मिला था, इनका अपने मैंडेट नहीं था, इनके पास इखलाक की जुर्रत नहीं थी कि वज़ीर आज़म थे, और फिर जो भी इन्होंने जितने फैसले किए ये कोई और चलाता था, इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर माने सही ना, फिर आके उस वक्त टीवी पे आके खान साहब खुद और फिर बोले कि मैं अगर टीवी पे आके किसी के प्रेशर में आके अगर मैं अपने मुखालफों को गालियां देता था या मुखालफों पर इल्ज़ाम लगाता था तो ये मैं किसी के प्रेशर में करता था, मेरी अपनी अखलाक की जुर्रत नहीं थी, मेरे अपने अल्फाज नहीं थे, मैं किसी का स्क्रिप्ट पढ़ता था और फिर उसका क्या उसकी माफी मांगे ना आके जी हाँ मैंने गिरफ्तार करवाया। मलिक साहब सबसे मांगे जी, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार करवाया आपने, स्पीकर सिंध असेंबली को आगा सिराज दुरानी साहब इस्लामाबाद में उसको गिरफ्तार किया गया, पूरी पीपल्स पार्टी की लीडर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कराया गया, और उस वक्त आके एक एक चीज को पीटीआई और इमरान खान साहब खुद आगे बोलते, फिर आके माफी मांगे और बोले कि मैं बप्पी साहब टाइम थोड़ा रह गया सर, बप्पी साहब से भी जवाब। बप्पी साहब बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, अगर मेरी पार्टी के किसी लीडर की तरह शहादत होती ना, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या बाकी भी जितना, यकीन करें मैं उनको उस कैफर किरदार तक पहुंचा के आता। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत होती कि मैं जमहूरियत खप्पे के नाम के ऊपर कि सिर्फ मेरी सिंध में हुकूमत रह जाए उस चक्कर में नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी ना करता। वो कौमें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, जो जमातें जो गैरत के साथ खड़ी होती हैं, वो ही एक्सपोज करती हैं। माजरत के साथ इस पे मुझे आपसे शदीद इख्तिलाफ है। आसिफ अली जरदारी की सियासत में मैं एक काम की तारीफ करता हूं और मैं कहता हूं कि मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद उन्होंने जो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया वो सबसे अच्छी मूव थी। आप माजरत के साथ मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है इस मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले पाकिस्तान को जिस पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट की, अगर वो यही फर्क है, तो आज यही फर्क है नदीम साहब, यही फर्क है कि बाजवा का नाम लेके गुजरांवाला जलसे में किसने काम आसिफ अली जरदारी साहब जो डीजी आईएसपीआर को पीटीआई का स्पोक्सपर्सन कौन कहता था? सबसे पहले फौज को मिलान करने का काम, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाने के वहां जजों को वहां से घसीटने का काम, ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया था? ये कि चीजें अंडर द कारपेट चीजें खत्म नहीं हो सकती। मैं बार-बार इसलिए कहता हूं लाइन में कह सकते टाइम खत्म हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की। देखिए मेरा एक ही लाइन है कि 9 मई जिन्होंने किया है उनको कोई भी जवाब नहीं, सारा कुछ वो जाएं अदालतों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहसिन कोई माफी नहीं, जीरो टॉलरेंस। और नवाज बप्पी साहब और सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।